हेलो एवरीवन। हमने क्लास +1 में डिस्कस करना स्टार्ट किया था अपना नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में हम 4 अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। कॉसल लेविस अप्रोच, वीबीटी अप्रोच, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन चारों में से हमने सबसे पहली अप्रोच डिस्कस करना स्टार्ट किया था कॉसल लेविस अप्रोच। कुछ पोर्शन हमने इसमें डिस्कस किया था। तो लास्ट हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था आयनिक बॉन्ड। उसी को आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ केटायन एंड एनायन। सो आज हम उन्हीं की फॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे। और जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं? द फर्स्ट फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया था, फॉर्मेशन ऑफ केटायन। जब हम केटायन बनाते हैं किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। That energy is known as ionization energy. इसके एक्सेप्शनल केसेस भी हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ एनायन। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन बनाते टाइम जितना अमाउंट एनर्जी का रिलीज होता है या आपको देना पड़ता है, आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्या कर रहा है हमें एनायन बनाने के लिए? हमें एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में हमें क्या करना है? एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। व्हेन वी ऐड दिस इलेक्ट्रॉन, द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम कन्वर्ट इनटू एन आयन एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, जितनी ज़्यादा किसी आयन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उसको बनाना उतना ही आसान होगा। लिखिए, हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, greater is the ease of formation of that ion। जिस आयन के बनते टाइम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रिलीज होती है, इसका मतलब वो आयन इजीली बन जाएगा। जो आयन जितना ज़्यादा इजीली बनेगा वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, कन्वर्ट इनटू O नेगेटिव एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव है। देखिए, जब भी एनर्जी बाहर निकलेगी ना, हम उसको नेगेटिव मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। फॉर्मर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, this time the electron affinity is positive। क्यों? ये ऑलरेडी नेगेटिव है, आने वाले नेगेटिव को रिपल्शन क्रिएट कराएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें, सो O में अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन डालने हो और O2 नेगेटिव हम बनाना चाहें, तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी ना, वो पॉजिटिव रहेगी। दिस थिंग सिंपली रिप्रेजेंट्स कि मोनो अनायोनिक स्पीसीज जो है ना, वो इजीली बन जाती हैं इन कंपैरिजन टू बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट आयंस। देखिए इस पॉइंट को, मोनोवेलेंट आयंस आर इजीली फॉर्म्ड एज कंपैरिजन टू डाईवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट। मोनोवेलेंट अनायंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उन केसेस में क्या है? नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज होती है।
monovalent anions are easily formed. अब मोनोवेलेंट एनायंस का मतलब जिन पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डाला गया हो, इन कंपैरिजन टू डाइवेलेंट, डाई और ट्राइवेलेंट, और की बजाय एंड वर्ड लिखिए, ट्राई एंड ट्राइवेलेंट एनायंस. सो मोनोवेलेंट एनायंस को बनाना इजी है इन कंपैरिजन टू डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट एनायंस. द थर्ड फैक्टर, दो फैक्टर हमने डिस्कस किए, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. थर्ड फैक्टर हम डिस्कस करेंगे लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी, आपने फर्स्ट सिस्टम में बनाया पॉजिटिव, सेकेंड आपने फैक्टर में बनाया नेगेटिव. देयर इज एन अट्रैक्शन इन बिटवीन दीज टू विच इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब जब ये अपोजिटली चार्ज आयंस आपस में मिलके 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाते टाइम जितनी एनर्जी को रिलीज करेंगे उसको हम कहेंगे लैटिस एनर्जी. देखिए, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction, and this force of attraction extends in all directions, because we know one thing कि जो ionic bond है ना वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं. प्लस और माइनस का क्या है? डायरेक्शन फिक्स नहीं है. अब प्लस के पास नेगेटिव हर डायरेक्शन से आ सकता है, नॉट फिक्स्ड. सेम आपके नेगेटिव के पास पॉजिटिव हर डायरेक्शन से आ सकता है, बिकॉज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सटेंड्स इन ऑल डायरेक्शन. हर डायरेक्शन में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है. सो इस तरीके से जब हमारे प्लस और माइनस एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं ना स्पेस में, तो वो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं. ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्यों बनता है? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है, ये बहुत सारे डायरेक्शंस में एक्सटेंड हो रहा है. लिखिए इस पॉइंट को. ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन स्पेस, अ सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट arrangement of ions in space, उसको हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस. क्या बोलेंगे उसको हम? क्रिस्टल लैटिस. और ये लैटिस जब प्रिपेयर होता है ना 1 मोल, उस टाइम जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहेंगे लैटिस एनर्जी. नोट कीजिए इसको. The amount of energy released, the amount of energy released when required number of cation and anion, when required number of cation and anion condensed into crystal to form 1 mole of compound. अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होती है जब एक पर्टिकुलर अमाउंट केटायन का एनायन का आपस में जुड़ के क्रिस्टल लैटिस को बनाते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी. व्हाट वी कॉल दैट एनर्जी? लैटिस एनर्जी. नोट कीजिए. प्लस और माइनस को मिला के एक क्रिस्टल बना, और 1 मोल क्रिस्टल बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको हम क्या कह रहे हैं? लैटिस एनर्जी. सो अब हमने एक चीज देखी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते टाइम एनर्जी रिलीज हुई,
और प्लस और माइनस को जोड़ के कंपाउंड बनाते टाइम एनर्जी रिलीज हुई। तो किसी भी कंपाउंड के बनने के लिए एक कंडीशन ज़रूरी है, क्या, कि लेटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सम है ना वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से बड़ा होना चाहिए। ये वो इन्वेस्टमेंट है एनर्जी की जो हमने लगाई है कैटायन बनाने के लिए, और ये वो दोनों इन्वेस्टमेंट है एनर्जी की जो हमें वापस मिली है आयनिक कंपाउंड के बनते टाइम। तो अगर वापस मिलने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी सिर्फ तभी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज द कंपल्सरी थिंग। जो हमारी लेटेस्ट एनर्जी है ना वो डिपेंड करती है, या हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स फोर्स, विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स फोर्स। बोल सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलम्स फोर्स। कॉलम्स फोर्स डिपेंड करता है किस पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कूलम्ब फोर्स, अब आपके पास क्या है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज, तो कूलम्ब फोर्स क्या है इन दोनों के बीच में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस इनटू डिस्टेंस। सो इसके बेसिस पे हम लेटेस्ट एनर्जी को वेरियस क्रिस्टल्स में कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलम्ब फोर्स। अगर ये फोर्स ज़्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और इस रिलेशन से एक चीज़ हमें क्लियर है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर आयंस का साइज बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो यहाँ से हम एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि जो NaCl है ना, NaCl इज मोर स्टेबल देन CaCl। NaCl जो हमारा आयोनिक कंपाउंड है वो सीजियम क्लोराइड से ज़्यादा स्टेबल है। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इस चीज़ को, Na प्लस का जो साइज है ना, Na पॉजिटिव साइज इज लेस देन सीजियम पॉजिटिव। सीजियम पॉजिटिव का साइज बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू Na पॉजिटिव। सो क्लियर है ये चीज़ कि NaCl ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि Na का साइज छोटा है। अब साइज छोटा होगा तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स लेटेस्ट एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स अगर ज़्यादा है तो लेटेस्ट एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये कंपाउंड NaCl सीजियम क्लोराइड से ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर। एक सेकेंड क्वेश्चन इसी फैक्टर पे बेस्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन NaCl। सेकेंड पॉइंट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे साइज कंपैरिजन का फिनोमिना और उसके साथ साथ चार्जेस देख सकते हो आप। देखो Mg+2 एंड O2 नेगेटिव, सो यहाँ पे Q1 Q2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, और NaCl में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सो Q1 Q2 1 एंड Q1 Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा किसकी होगी, Mg होगी। तो यहाँ पे आप इजीली लेटेस्ट एनर्जी को कंपेयर कर सकते हो स्पीसीज में विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब फोर्स एक्सप्रेशन। क्लियर है। उसके बाद हम एक साइकिल डिस्कस करेंगे जो हमें लेटेस्ट एंथैल्पी की कैलकुलेशन में हेल्प करती है। द साइकिल नेम इज बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर cycle. The cycle helps in determination of latest energy की calculations में ये हमें help करेगी, and this cycle is based on Hess law. Hess law क्या होता है, अगर आप किसी रिएक्शन को एक स्टेप में कंप्लीट करते हो और उस रिएक्शन में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका यूज़ होता है, लेट इट बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ 50 किलो जूल पर मोल, वहाँ पे वो एनर्जी यूज़ हो गई। अब उसी रिएक्शन को अगर आप मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे, द सेम रिएक्शन यू आर गोइंग टू कंप्लीट इन मल्टीपल स्टेप्स,
तो मान लेते हैं आपने उसको 5 स्टेप्स में कंप्लीट किया एंड ईच स्टेप्स इन्वॉल्व 10 किलो जूल पर मोल। सो जब आप ओवरऑल देखोगे ना अपने स्टेप्स की एनर्जी को मर्ज करके, तो वो कितना आएगा 50 किलो जूल पर मोल। तो हेस्लो ये चीज़ बताता है हमें, किसी रिएक्शन को आप सिंगल स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप में करो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इज कांस्टेंट। क्लियर? सो हम बॉर्न-हैबर साइकिल डिस्कस करेंगे ऑफ NaCl। अब NaCl को बनाने के 2 तरीके हैं। हम उसको बना सकते हैं विद द आयंस, दूसरा हम उसको बना सकते हैं, बनाते नहीं है वैसे, हम उसको बना सकते हैं, सोडियम सॉलिड ले लीजिए और हाफ क्लोरीन ले लीजिए। एक तो ये तरीका है डायरेक्ट एक रिएक्शन को करने का, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है हम उसको कह रहे हैं -Q। अगर एक कंपाउंड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, क्लियर? दैट एनर्जी इज -Q। अब सॉलिड से पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा? गैस में। सॉलिड से गैस में जाने के प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? सब्लिमेशन। तो जो यहाँ एनर्जी यूज हो रही है ना, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा H सब्लिमेशन से। ठीक है? अब गैस से एक आयन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी यूज हुई, दैट एनर्जी इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल को हमें डिसोशिएट करना है। क्या करना है? डिसोशिएट करना है। Cl2 से Cl बनाओगे ना पहले, तो हम क्या करेंगे? डिसोशिएशन एंड वी गेट क्लोरीन। अब Cl को Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब आप यहाँ से शुरू कीजिए, फर्स्ट एनर्जी, सेकंड एनर्जी, थर्ड एनर्जी एंड फोर्थ एनर्जी, ये 4 एनर्जी, और उसके बाद यहाँ पे लैटिस एनर्जी। ये पांचों एनर्जी का सम इस एनर्जी के बराबर रहेगा। ये चीज़ हमें हेस्लो ने बताई। क्लियर है? हेस्लो ने कहा किसी रिएक्शन को आप एक स्टेप में कंप्लीट कर दो या आप उसको वेरिएबल स्टेप्स में कंप्लीट करो, जो एंथैल्पी चेंज है, एनर्जी चेंज है, वो कांस्टेंट रहता है। इज दिस थिंग क्लियर? सो बॉर्न-हैबर साइकिल जो है वो हमें लेटेस्ट एंथैल्पी को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। कैसे लिख सकते हैं अब हम इसको? -Q, सिंगल स्टेप में जो एनर्जी लगी वो किस किस के इक्वल होगी? सब्लिमेशन एनर्जी हाफ इंटू डिसोशिएशन एनर्जी, क्योंकि आपने यहाँ पे हाफ किया, हाफ इंटू डिसोशिएशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस आएगा या माइनस? क्योंकि लगाई है ना आपने एनर्जी, ये भी लगाई है, ये भी लगाई है, ये भी लगाई है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको मिली है, यू आर गोइंग टू पुट दैट एनर्जी एंड प्लस लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, U रिप्रेजेंट लैटिस एनर्जी। सो अगर आपके पास इन सभी के वैल्यूज गिवन हो तो आप इजीली U का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। सो बॉर्न-हैबर साइकिल helps us to calculate the value of lattice energy for various processes। किस पे बेस्ड है ये साइकिल? हेस्लो पे बेस्ड है। नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे डिस्कस करें। क्लियर? उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं छोटे छोटे, उनको देखेंगे हम। अगर हमारे आयंस पे ज्यादा चार्ज होगा ना तो उनकी लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा होगी। लिखिए इस पॉइंट को, कंपाउंड विद हायर चार्जेस, कंपाउंड विद हायर चार्जेस have larger lattice enthalpy। जिन कंपाउंड्स में चार्जेस ज़्यादा होंगे उनकी लेटिस एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। जैसे आप लिखो NaCl, BeCl2, AlCl3। अगर हमें कंपेयर करना हो इन तीनों को तो यहाँ पे है Na पॉजिटिव, यहाँ पे है Be+2 और यहाँ पे है एल्यूमिनियम +3।
तो इस कंपाउंड की लेटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हो जाएगी. सो AlCl3 हाईएस्ट, फिर BeCl2 और फिर NaCl. क्लियर है? लेटिस एंथैल्पी के कुछ रिलेशंस होते हैं. अगर आपकी लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है ना किसी स्पीसीज की, तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. लेटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई स्टेबिलिटी. कंपाउंड ही उतना ज़्यादा स्टेबल बनेगा. मान लो प्लस माइनस अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट है तभी तो लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, और जितना स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होंगे. सेकेंड वन, और स्टेबल है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा. अब अगर प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी भी आपको ज़्यादा लगानी होगी. इफ प्लस माइनस आर क्वाइट स्टेबल विद ईच अदर, सो लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर. अगर एक आयनिक कंपाउंड बनते टाइम बहुत ज़्यादा स्टेबल बना है तो वो पानी में कम सोल्यूबल होगा या किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूबल वो कम रहेगा. दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. नोट कीजिए इसको. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में. लिखिए इसको पहले. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, या आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं. लिखिए फर्स्ट, दे हैव क्रिस्टलाइन नेचर. क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. और क्रिस्टल्स क्या होते हैं? जब प्लस माइनस स्पेस में एक दूसरे के अराउंड जुड़ते हैं उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस. क्रिस्टलाइन नेचर के साथ साथ एक पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चा एक कैटायन को स्पेस में कितने अनायंस ने सराउंड किया. फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लस चार्ज और इसको 4 अनायंस ने सराउंड किया. 4 अनायंस ने इसकी बाउंड्री को टच किया, तो इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ नेबरिंग आयंस. जो उसके पड़ोसी है ना, जो उसको टच कर रहे हैं, विच टचेस द आयन. उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे NaCl के क्रिस्टल की बात करें तो Na को 6 क्लोरीन ने टच किया और क्लोरीन को 6 Na ने टच किया, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 and 6. सीजियम क्लोराइड की बात करें तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 ही रहेगा. सेकेंड पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग. क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है इनका. थर्ड पॉइंट, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल. दे आर हार्ड एंड ब्रिटल. टूट भी जाते हैं इजीली और हार्ड नेचर के होते हैं. सेकेंड पॉइंट, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट. दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट. केमिस्ट्री में एक टर्म होती है लाइक डिजॉल्व्स लाइक. जो जैसा है वो वैसे को ही डिजॉल्व करेगा. तो आयनिक कंपाउंड्स हमारे प्लस माइनस से बने होते हैं तो वो उसी टाइप के सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होंगे. और सॉल्वेंट्स के लिए एक टर्म यूज होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए हम बोलते हैं जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा ना वो उतना ही ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाता है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? ये कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी टू
weaken the force of attraction between electronic charges. जो प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको ब्रेक करना या उसको वीक करने की टेंडेंसी को, कैपेसिटी को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्लियर? तो जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसकी डिसोल्यूशन पावर उतनी ही ज़्यादा रहेगी. और हमारे आयोनिक कंपाउंड्स किस में डिसॉल्व होते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स में. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, they shows conductivity only in solid solution phase. They shows conductivity only in solution state. They shows conductivity only in solution state. ये कंडक्टिविटी को कब शो करते हैं? सिर्फ सॉल्यूशन फेज में, क्योंकि सॉलिड में ना इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये सेपरेट नहीं हो पाते. बट सॉल्यूशन में ये आयंस की फॉर्म में लाई करते हैं और ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. नेक्स्ट वन, they does not show space isomerism. They doesn't show space isomerism. ये स्पेस आइसोमेरिज्म्स को शो भी नहीं करते. नेक्स्ट वन, दे शोज आइसोमॉर्फिज्म. दे शोज आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम हो. लिखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. Compounds having same electronic structure. कैसे? देखो, एक कंपाउंड है NaF, Na पॉजिटिव 28, F नेगेटिव भी क्या है? 28 है. MgO, Mg प्लस 2 में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में. तो Mg की कॉन्फ़िगरेशन भी 28 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 28. तो इस टाइप का सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब होता है ना, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आइसोमॉर्फिज्म. सो आयोनिक कंपाउंड्स शोज आइसोमॉर्फिज्म. लास्ट प्रॉपर्टी, दे शोज आयोनिक रिएक्शंस. ये क्या शो करते हैं? आयोनिक रिएक्शंस शो करते हैं. कैसे? देखो, बेरियम क्लोराइड BaCl2, Ba प्लस 2 और 2Cl नेगेटिव में एग्जिस्ट करते हैं. NaSO4, Na2SO4, 2Na प्लस SO4 2 नेगेटिव. जब हम इनको कंबाइन करते हैं, व्हेन वी कंबाइन दीज टू, तो क्या होता है? BaCl2 प्लस Na2SO4, दे फॉर्म BaSO4 प्लस 2NaCl. और BaSO4 वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं. क्लियर? सो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को रिपीट करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड्स की क्या हो जाती है? दे शोज क्रिस्टलाइन नेचर. सेकेंड, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई रहता है. थर्ड, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल. फोर्थ वन, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. फिफ्थ वन, ये कंडक्टिविटी सिर्फ सॉल्यूशन स्टेट में शो करते हैं, सॉलिड में नहीं करते. दे डज नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म, ये शो नहीं करते. आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है. एंड दे शोज आयोनिक रिएक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट आयोनिक बॉन्ड एंड आयोनिक कंपाउंड्स. पढ़ के आइए. नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.